श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं सीओ क्राइम और यहाँ पे कोविड सेल के प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह जी। और कोरोना की लड़ाई में जो योद्धा सबसे फ्रंट लाइन पर दिखाई दे रहे हैं हमारे डॉक्टर्स हैं और पुलिस वाले हैं, और बाकी सारे लोगों की भूमिका उसके बाद शुरू होती है। तो आज हम जानेंगे कि किस स्ट्रेटजी के तहत आपके गोरखपुर जनपद में कोरोना से पुलिस बल और प्रशासन लड़ाई कर रहा है, और एक जो पुलिस बल है आम आदमियों के बीच से निकलता है, उनका भी घर परिवार है, किस तरह से वह इस युद्ध में अपने पारिवारिक दायित्वों को और नौकरी के दायित्वों को आपस में सामंजस्य बैठा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से अपनी बात को रखने का हमें ये सुयोग प्राप्त हुआ। इसके साथ ही साथ हम लोग जैसे बराबर आप लोगों को सुन रहे हैं और आपके माध्यम से जिस स्तर की जागरूकता इस महामारी को लेकर लोगों के बीच फैलाई जा रही है, उनको मतलब बताया जा रहा है तमाम तरह की चीज़ों, उसका ये समाज हमेशा ठीक आभारी रहेगा। और आज आपने पुलिस के ऊपर विशेष, जैसा कि आपसे बातचीत हो रही थी इसके पहले भी, कि क्या हम कर रहे हैं, किस प्रकार हम यहाँ कार्य कर रहे हैं, ये जनपदीय पुलिस जो यहाँ पे प्रशासन के साथ मिलके, मेडिकल टीम के साथ मिलके जिस तरह से काम कर रही है, उस पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ इस जनपद में जो पुलिस का एक मतलब कोविड-19 टीम बनी सबसे पहले, जो कप्तान साहब के मार्गदर्शन में बनाई गई, जिसमें कि उन्होंने मतलब क्राइम ब्रांच, सर्विलांस, साइबर और के लोगों को एक जगह एक्युमुलेट करके एक टीम बनाई, जिसका प्रमुख उद्देश्य उनके हिसाब से हर 24 घंटे की रिपोर्टिंग लेना था, कि हर 24 घंटे में जितने भी केसेस हमारे पॉजिटिव आएंगे अगल बगल के जनपदों में भी, उसके अलावा अपने जनपद में जितने भी केसेस आते हैं, अगर वो सस्पेक्ट भी हैं तो उनका एक पूरा सिलसिला तैयार किया जाए, ताकि हम बहुत पहले से लोगों की कॉन्टैक्ट को मतलब ट्रेस करके और उनसे मौखिक वार्ता करके या विभिन्न माध्यमों से, थाने के माध्यम से या LIU के माध्यम से हम उनकी सूचनाओं को रखे रहें, कि ताकि अगर रिज़ल्ट आए तो एक दिन बाद हमारे अंदर कोई अफरा तफरी ना फैले कि वो फला व्यक्ति पॉजिटिव हुआ और उस दौरान वो कहाँ से आया और कितने लोगों के साथ वो टच में रहा। तो ये हमारा मानना था कि कप्तान साहब के मार्गदर्शन में अभी ये कोविड-19 अच्छा कार्य कर रही है। इसी के साथ साथ यहाँ ज़िले में एक कोरोना सेल बनाया गया, जो हमारे DGP साहब के आदेशानुसार इसका गठन हुआ। इसमें अभी ये कुल मिला के 12 लोग कार्यरत हैं, सभी के अपने अपने मतलब कार्य और यहाँ दायित्व फिक्स हैं। ये ठीक 24 घंटे मतलब कार्य करती है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का कोई मतलब शिफ्ट नहीं है, तकरीबन मान के चले 15 घंटे से 16 घंटे लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ मैं आपको संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से गोरखपुर जनपद को, कि औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जितनी भी सूचियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं विभिन्न जनपदों से या अन्य राज्यों से, उसका हम अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के पश्चात उसको हम देखते हैं कि उस सूची में कितने लोग आ रहे हैं इस जनपद में, और उसके बाद हम उनको वेरीफाई करते हैं अपने माध्यम से, पुलिस के माध्यम से। प्रशासन के पास भी ये निरंतर यही सूचनाएं आती हैं। तो हमारा एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन इस ज़िले में है DM साहब के नेतृत्व में, जिसमें हम मतलब अपने काउंटर पार्ट SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ लगातार समन्वय पे रहते हैं। उन सूचियों को वेरीफाई करने के पश्चात हम अपने स्तर पे यहाँ से मेडिकल टीम को दोबारा अवगत कराते हैं, और इसके साथ ही साथ संबंधित थाने को भी हम बताते हैं कि वो इस चीज़ को चेक करते रहें कि वो लोग आए हैं तो उनका मेडिकल चेकअप हुआ कि नहीं, वो प्रॉपरली वहाँ पे जो भी स्थानीय प्रशासन है उसके संज्ञान में ये चीज़ आई कि नहीं आई। क्योंकि आप जान रहे हैं कि पुलिस के पास बहुत ही मतलब ग्रास रूट इन्फॉर्मेशंस आती रहती हैं जी। बहुत चीज़ें जो मैंने पहले बताया अनौपचारिक का अर्थ यही है कि बहुत सारी सूचनाएं हैं, आपने देखी होंगी, आपने अपने घर के अगल बगल कि 2 महीने होने को आ रहा है, तो बहुत लोगों ने सूचना देना शुरू किया कि ये मेरे बगल में आए हैं, मेरे पड़ोस में आए हैं। तो उस अनौपचारिक सूचना को भी उतनी ही गंभीरता से लेते हैं हम लोग जितना कि औपचारिक सूचनाओं को लेते हैं। और अभी शासन के निर्देश के क्रम में जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में जो प्राथमिकता पे हमारे फंसे हुए मजदूरों को, श्रमिकों को, नागरिकों को अपने अपने स्थानीय जगहों पर वापस लाने का जो एक भागीरथ अभियान चल रहा है, उसमें हमारा काम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और ये एक प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग यहाँ कोरोना सेल में रहकर डेली तकरीबन मान के चले 500 से 700 लोग यहाँ जनपद में ऑफिशियल चैनल से आ रहे हैं।
उनका हम पूरा वेरिफिकेशन करा रहे हैं, उनकी टेस्टिंग करा रहे हैं, उनको होम क्वारंटाइन करा रहे हैं शासन के दिए हुए निर्देशों के अनुसार। इसके साथ ही साथ जितने भी सस्पेक्ट हमारे आपके ज़िले में, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कुल मिला के ठीक ऐसे 5 केंद्र हैं या अस्पताल आप कह लें, जहाँ पे लोगों को ये प्राइमरी चेकिंग के लिए या तो रखा जा रहा है या तो उनको हम क्वारंटाइन कर रहे हैं, जिसको हम L1, L2 और L3 फैसिलिटी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा मैं इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊँगा, लेकिन जिला अस्पताल, इसके साथ आपका TB, BRD, चरगांवा और 5वां अभी आपके सहजनवा में डेंटल कॉलेज जो है आपका गीडा में, जो अभी फ़िलहाल गीडा में है। तो ये पहले 4 हुआ करते थे, अभी पिछले मतलब कुछ दिनों से गीडा वाला सहजनवा उसको भी हमने L1 सेंटर के रूप में बनाया। ये मतलब कमिश्नर साहब के आदेश से हुआ। तो ये जो 5 सेंटर्स में कोई भी व्यक्ति जैसे ही क्वारंटाइन किया जाता है या जैसे ही उसको वहाँ पे मतलब लाया जाता है, जैसे ही उसका BST बनता है, बेड हेल्थ टिकट बनता है, उसी समय रियल टाइम वहाँ पुलिस की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और उन ड्यूटीज़ के माध्यम से वहाँ पे LIU भी लगी है, पुलिस भी लगी है, मेडिकल टीम भी है। उनके माध्यम से तत्काल हमको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जो कोविड-19 व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे हमको मतलब एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, फॉर्मल चैनल से इन्फॉर्मेशन आती है। फिर हम उस व्यक्ति से कांटेक्ट करते हैं अपने माध्यमों से और इसमें क्राइम ब्रांच और LIU का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है और उसके साथ मिलकर हम ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी हम जमा कर लें। उनका व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर किए जाते हैं और इसके साथ साथ उन इन्फॉर्मेशन को हम CMO को भी देते हैं। और इसी के साथ साथ कोई भी व्यक्ति जो आपके अस्पताल में अगर वो सस्पेक्ट भी है तो उसकी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हम जनरेट कर लेते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस एक प्रोसेस के अलावा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो हम लोगों ने एक योजना बनाई, जो हम लोगों ने सीखा कि हमें जो एम्बुलेंस आ जा रहे हैं तो उसका आरोप प्रत्यारोप अन्य किसी पर ना थोप कर हम क्यों ना अपने जनपद में इतनी प्रॉपर चेकिंग करें कि किसी भी मरीज को कोई समस्या भी ना हो, उसको आवागमन में किसी प्रकार की बाधा भी ना उत्पन्न हो और वो आराम से गोरखपुर आके अगर वो मतलब रेफर्ड है और अगर प्रॉपर चैनल से उसको वो अनुमति प्राप्त है तो वो अगर आ गया है तो उसको आने दिया जाए। इस मानवीय दृष्टिकोण को भी देखा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति अगर दिल्ली से आ गया तो हम उसे यहाँ अपने बॉर्डर से वापस कर दें, क्योंकि वो हमारे ज़िले का नागरिक है, वो पीड़ित है, वो बीमार है। तो हम लोगों ने DM साहब और कप्तान साहब के आदेशानुसार अपने ठीक पहले केस के बाद कुल मिला के 82 नाके चिन्हित हुए और ये मतलब ब्लॉक स्तर पे ये कार्रवाई की गई और उसके बाद इन सभी 82 नाकों में कोई भी गाड़ी आ रही है, कोई भी, सिर्फ एम्बुलेंस नहीं, तमाम प्रकार के जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, इन पर्सन, थ्रू व्हीकल, थ्रू एम्बुलेंस, उन सबको सूचीबद्ध किया जा रहा है। सबको हम लोग वहाँ पे लिख रहे हैं और उसकी रियल टाइम सूचना हर 12 घंटे पे हम यहाँ आपके कोरोना सेल में मंगा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कोई भी अगर एम्बुलेंस आती है तो वो उस नाके में चेक हो रही है, क्यों आई, कैसे आई, क्या परमिशन है, नहीं है, उसमें कितने लोग हैं। अगर वो व्यक्ति हमें सस्पेक्ट लगता है या हमें लगता है वहाँ मेडिकल टीम है, हमारे ज़्यादातर पॉइंट्स पे संबंधित मजिस्ट्रेट साहब लोग की ड्यूटी लगी है, इसके साथ साथ हमारे वहाँ पे मेडिकल टीम भी लगाई गई है। तो मेडिकल टीम उनको चेक करती है, चेक करने के बाद अगर उसे लगता है कि वो केस सस्पेक्ट है तो उसे हम तुरंत वहीं से वायरलेस पे जानकारी दी जाती है CCR और DCR को, जो हमारा देहात कंट्रोल रूम और हमारा सिटी कंट्रोल रूम है। इसके साथ साथ जो जिलाधिकारी महोदय का आपका कोविड कंट्रोल रूम है, ये 24 घंटे कार्यरत है और ये कोविड कंट्रोल रूम हमको तुरंत असिस्टेंट देता है अगर वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं तो। अगर किसी पॉइंट पे वहाँ चेकअप होने के बाद उस एम्बुलेंस को जब हम रवाना करते हैं या उस पर्टिकुलर व्हीकल को जब रवाना करते हैं तो CCR और DCR के माध्यम से वो जानकारी पूरे शहर और देहात को पास होती है और रास्ते में हमारा प्रयास रहता है कि हम उसको स्कॉट करके जिला या TB या BRD, ये 3 जगह ही हमारे पास सभी ठीक है, अब तो टेस्टिंग की फैसिलिटी है जहाँ पे हम सैंपल कलेक्शन करते हैं रेदर। तो इन 3 जगहों पे भेजने के लिए एक हमारे पास बहुत ही मतलब मास्टर प्लान बना हुआ है। उसके तहत हम डेली एम्बुलेंस की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, डॉक्टर से उन मतलब पेशेंट की स्क्रीनिंग करा रहे हैं। तो इस हिसाब से हम मतलब कार्य कर रहे हैं कि जो एक मेडिकल इन्फेक्शन का खतरा फैला हुआ है और साथ ही साथ जो भी पेशेंट आएँ या फिर अन्य राज्यों से या जनपदों से जो भी हम लोगों को बताया गया और जो भी हम लोगों ने सीखा, वो हम लोगों ने देखा कि मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे पूर्व में कई प्रकार की समस्याएं रही हो, वैसा व्यक्ति मतलब कोमॉर्बिडिटी फैक्टर उसकी बहुत ज़्यादा होती है।
और ऐसे व्यक्ति को समस्या ज़्यादा हो सकती है, उसको ये कोरोना वायरस जल्दी ग्रसित कर सकता है। तो इसीलिए हमारा फोकस एम्बुलेंस और मतलब बीमार मरीजों पे रहा। साथ ही साथ ये स्पष्ट हमें मतलब आदेश निर्देश है कि कहीं भी चेकिंग के दौरान किसी के साथ ऐसा ना हो कि कोई मतलब मरीज़ जो कि वो किसी गंभीर रोग से पीड़ित हो, वो अनावश्यक रूप से परेशान हो। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये बात बताऊंगा कि इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन जो पुलिस और प्रशासन के बीच देखने को मिल रहा है, जिसमें कि जिलाधिकारी महोदय का कोविड सेल पुलिस द्वारा बनाया गया, मतलब कोविड-19 व्हाट्सएप ग्रुप और ये कोरोना सेल, ये सब डीएम साहब और कप्तान साहब उसको रियल टाइम में उसका सुपरविज़न कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस की बात अगर की जाए तो मल्टीपल फ्रंट्स होते हैं पुलिस के पास। हमें लॉकडाउन का अनुपालन कराना है। सभी कहते हैं कि बहुत कड़ाई से कराना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान देना है कि किसी के साथ अभद्रता ना हो, किसी के साथ कड़ाई ना हो। तो कड़ाई से बिना कड़ाई के कराना एक अपने आप में चुनौती होती है। जी। और जनता इतना सहयोग कर रही है कि इस बात का बिल्कुल भी तनिक भी हम लोगों को नहीं था कि जनता इतना सहयोग करेगी। और बिना पब्लिक के सहयोग के इस युद्ध को तो जीतने की, आप इस युद्ध में खड़े होने की बात आप नहीं कर सकते। जी। और जो भी रोल सफाई कर्मी जो हमारे साथ लगे हैं, जो डॉक्टर बंधु लगे हैं, जो प्रशासन के लोग लगे हैं, जो पुलिस के भाई लगे हैं, ये बिना पब्लिक के कोऑपरेशन के संभव नहीं है। जी। और इस दौरान आप देखेंगे कि लॉकडाउन का अनुपालन कराना, इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चुनौती उभर के सामने आई जब एकाएक देश में लॉकडाउन हुआ कि इसेंशियल सुविधाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। उस दौरान डीएम साहब और कप्तान साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने तमाम तरह की सुविधाओं को, मैं आपके माध्यम से इसमें कहने में गुरेज नहीं करूंगा, लेकिन तमाम तरह की सुविधाओं को, इसेंशियल सर्विसेज को हमने मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा कि उसमें बाधा उत्पन्न ना हो और ई पास की प्रक्रिया जो जिलाधिकारी महोदय कार्यालय से धीरे धीरे लोगों को मिलती रहे। तो सप्लाई चेन जो मतलब मंडियों तक पहुंचा, और मंडियों के बाद मुझे ऐसा जो मेरा मानना है कि मुख्य भूमिका जो पुलिस और प्रशासन की प्रारंभ होती है हम लोगों के स्तर पे, वो मंडियों के बाद उस सप्लाई चेन को लोगों के घरों तक बनाए रखने में है। चाहे वो दुकानों को परमिशन देने के माध्यम से हो या ठेले खोमचे के माध्यम से, दूध, सब्जी, फल, दवा की दुकानें। तो ये एक प्रकार का चैलेंज रहा। स्टार्टिंग के 6-7 दिन, 8 दिन एक चैलेंज था, लेकिन हमेशा नए चैलेंज को फेस करने के लिए हम लोग ट्रेंड रहते हैं। और अब हमें नहीं लग रहा है कि ये प्रशासन के माध्यम से जो राशन वितरण के का जो कार्य चल रहा है, इसके अलावा मतलब एसडीएम सदर साहब जो यहाँ हैं, एक मतलब आईएएस ऑफिसर हैं, जी। और उन्होंने कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाए, उन्होंने कई सारे एप्लीकेशंस बनाए, और उन एप्लीकेशंस के माध्यम से हम लोगों को भी सीखने को मिला कि एक अनुभव मिला कि इस प्रकार की चीज़ों का अनुकरण अन्य मतलब राज्यों ने भी करने की बात की, गोरखपुर के मॉडल की। तो एक मल्टीपल मतलब कि फ्रंट था। नवरात्र से शुरू करके रमज़ान भी हमने इसी दौरान हम देख रहे हैं। तो हर धर्म को लेते हुए और सभी के लिए एक ही मतलब मैसेज रहा पहले से ही, जो हमारे माननीय डीजीपी महोदय का था निर्देश, उसी का अनुपालन हम लोगों ने यहाँ ज़िले में कप्तान साहब के मार्गदर्शन में कराया। और आप देखेंगे कि पुलिस ने अपने निर्देश, अपने मैंडेट बड़े क्लियर रखे हैं कि हमें ये करना है और ये काम हमें नहीं करना है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि मेरा ये मानना है कि चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, सबके साथ मिल बैठ के वार्ता की गई, और प्रत्येक, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी धार्मिक संस्थान हो, हर जगह से लोगों को मैसेज दिया गया कि हम मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम गैदर न हो। और ऐसा पहली बार हुआ कि मंदिर में, मस्जिदों में, हर जगह धार्मिक जगहों में ताले लगे, और ये लोगों ने स्वेच्छा से इस चीज़ को किया। तो ये सिर्फ मतलब भय का कारण नहीं हो सकता, ये लोगों में एकजुटता की भावना पैदा हुई, मानवता की भावना पैदा हुई, लोग मिल के एक साथ खड़े हुए इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और साथ ही साथ जो एक मानवीय जो मतलब पहलू पुलिस का, हम कहते हैं कि पुलिस ने जो राशन वितरण और जो फूड पैकेट वितरण का कार्य कराया, तो मेरा ये मानना है इस सेवा में आने से पहले भी और आने के बाद वो मेरी मान्यता और ज़्यादा मतलब मजबूत हुई कि ग्रास रूट लेवल पे, ज़मीनी सतह पे उतर के पुलिस हमेशा कार्य करती है। और उसका तो कार्य ही शुरू होता है बीट लेवल, हल्के लेवल से, रात दिन लोगों से मिलना और इंटरेक्ट करना। तो हम इस बात को बेहतर समझते हैं कि हमारी जेंट्री, हमारा पॉपुलेशन, हमारा
भौगोलिक जो मतलब क्षेत्रफल है वो वहाँ पे आर्थिक विषमता किस प्रकार है, वहाँ पे किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, वो किस प्रकार का मोहल्ला है, किस प्रकार का क्षेत्र है। तो इस आधार पे लोगों को शुरुआत में तो हमारे गोरखपुर के वासियों ने बहुत सहयोग किया और अभी भी लगातार ये सहयोग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 10,000 फूड पैकेट और 25 कुंटल राशन तो केवल शहर क्षेत्र में जो सूचना जा रही है यहाँ पे गोरखपुर पुलिस द्वारा वितरण किया जा रहा है। आप देखेंगे गोरखपुर में तमाम समाज सेवी संगठनों ने और बहुत सारे लोगों ने गोपनीय रूप से, जो बिना सामने आए लोगों ने खुलकर मदद की। जी जी। और आज भी हमारे पास राशन लोग पहुंचा रहे हैं, फूड पैकेट पहुंचा रहे हैं, जिसको हम प्रशासन के सहयोग से, जिसको हम प्रॉपर वेरीफाई करा के कि वो व्यक्ति कौन है, कहाँ से है, हम उसको देखकर जहाँ पे भी ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ पे हम उसको भेजने का, उसको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। कम्युनिटी किचन के माध्यम से आप देखेंगे जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कम्युनिटी किचन के माध्यम से बहुत बड़ी योजना चल रही है, जहाँ पे इस प्रकार के लोगों को चिन्हित करके, ऐसे मोहल्लों को चिन्हित करके जहाँ पे हमारे माइग्रेंट वर्कर्स रुके हैं या जहाँ पे उस प्रकार के व्यक्ति जिनके पास जो कि ज़रूरतमंद है वहाँ खाना पहुँच रहा है। तो पुलिस अपना कार्य कर रही है प्रशासन के सहयोग से। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि जगह जगह पुलिस ने किचन बनाया आपके शहर में, जगह जगह चौकी प्रभारियों ने, थाना अध्यक्षों ने लोगों के सहयोग से किचन बनाया। ये बिना जनता के सहयोग से और बिना जनता के आगे आए संभव नहीं होता। और फिर एक इसमें हम लोगों ने साइंटिफिक इवैल्यूएशन किया, जो मैं आज बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने ये देखा कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित करें, ऐसे परिवारों को चिन्हित करें जहाँ पे सही में ज़रूरत है, और ये केवल एक फोटोशॉप अभियान बन के ना रह जाए कि ट्विटर पे और फेसबुक पे केवल कि पुलिस बड़ा अच्छा कार्य कर रही है और उसको फूल माला से लादा जा रहा है। तो ये हमारा कार्य है। मेरा मानना है कि हमें इससे बेहतर मौका नहीं मिलता कि हम अपनी छवि को और सुधारते हैं या और बेहतर करते हैं जी। और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के, पूरे भारतवर्ष की पुलिस इस चीज़ में बहुत हद तक सफल रही कि उसने लोगों को बताया कि नहीं, हम आपके लिए थे और आपके लिए हैं। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस प्रकार से पब्लिक ने जगह जगह अभिवादन किया, जी। वो बहुत अच्छा था। उस अभिवादन से बहुत अच्छा लगा कि जो लोगों ने इस बात को स्वीकारा कि नहीं, पुलिस अच्छा कार्य कर रही है, जैसा कि आपने बताया कुछ देर पहले कि नहीं, पुलिस सच में अच्छा कार्य कर रही है। तो ये एक ट्रेंड सेट किया पुलिस ने, और मेरा विश्वास है कि इस महामारी से हम जब भी निकलेंगे तो हमारे लिए और बड़ी चुनौती होगी कि हम ये पुलिस के इस चेहरे को बरकरार रख पाएँ। बरकरार रखें। ये एक बहुत बड़ी चुनौती मेरे लिए रहेगी और ये हम सभी के लिए रहेगी कि हम उस चीज़ को बरकरार रखें। तो जिसमें साइंटिफिक इवैल्यूएशन की बात कर रहा था, उसमें हम लोगों ने क्या किया कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया और फिर जो भी हम लोगों को सिविल सप्लाईज मिल रही थी जगह जगह से, उसको हम लोगों ने उन घरों तक पहुंचाना शुरू किया। तो ये मल्टीपल फ्रंट है, आप इसको लॉकडाउन कह लें, इसको राशन सप्लाई कह लें, इसको ज़रूरतमंदों की मदद है, छोटे मोटे पीटी ऑफेंसेस, डोमेस्टिक वायलेंस की भी कहीं कहीं शिकायतें आई, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आई। हमने देखा कि जब लोग ये चूँकि एक स्टडी की हम लोगों ने कि जो परिवार दूर रहते थे उनमें हमेशा का कोई ना कोई चीज़ चलती थी। जी। वो हमेशा एप्लीकेशन बाजी, पुलिस के पास आना, अधिकारी के पास जाना। अभी वो जो क्राइम है वो बहुत कम हो गया है। जो भी परिवार साथ रह रहे हैं, ऐसे मैं यहाँ के गोपनीयता तो भंग नहीं करूँगा, जहाँ पे फैमिली टूटने के कगार पे थी और अभी हम पूछते हैं कि क्या हुआ आपका, बयान नहीं हुआ, तो कहते हैं साहब सब ठीक है। तो इस कठिन समय में गोरखपुर के ऐसे तकरीबन 10 परिवारों को मैं जानता हूँ जो एक हो गए। जी। और ये बहुत अच्छा एक मैसेज रहा, लोग एक रहे, एक साथ मिलकर लड़ने के लिए खड़े हुए। रही बात कि पुलिस के परिवार वालों के लिए क्या चुनौतियां हैं और क्या हैं, तो ये आप बिल्कुल देख रहे हैं कि जगह जगह पुलिस में भी संक्रमण फैल रहा है। आपने बनारस में देखा, इसके अलावा कानपुर जनपद में देखा, अन्य जनपदों से भी सूचना यहाँ से आने लगी। यहाँ तक कि लोग लोगों का देहांत भी हुआ जी। इस कोरोना की चपेट में आकर। तो विशेष रूप से हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार प्रॉपर प्रोटोकॉल का हम लोग पालन कर रहे हैं। उसके लिए आरोग्य सेतु ऐप हो या अभी एक और एप्लीकेशन आया है, उसको भी हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, कवच नाम से है, उसको भी डाउनलोड कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी प्रॉपर डायरेक्शंस हैं वो नीचे हमारे बीट लेवल, हल्का लेवल तक उनको बताया जा रहा है कि हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें अगर किसी से बातचीत करनी है, नाका पे चेकिंग करना है, किसी से पूछताछ करना है, किसी एम्बुलेंस को रोकना है,
तो हमें उसके साथ क्या क्या प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं। कप्तान साहब के माध्यम से पूरे जनपद में हैंड ग्लव्स, सैनिटाइज़र, इसके अलावा प्रत्येक थानों में स्प्रे मशीन्स और जितने भी तरह के सामग्री उपकरण हो सकते हैं वो पर्याप्त मात्रा में भेज दिए गए हैं। और भी परचेजिंग हो रही है, वो हमारे समस्त नाकों पे जा रही है जहाँ जहाँ हमारे बैरियर पॉइंट्स हैं। और धीरे धीरे सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है लोगों से भी, तो हमारे पास कोई उस प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं। रही बात परिवार पे दूर जाने की या उनके पास मतलब ना पहुंच पाने की, तो ये दर्द हमेशा रहता है। ये ऐसा मतलब कभी नहीं रहा ड्यूटी ही इस तरह की। हाँ, ड्यूटी हमेशा रही, ड्यूटी हमेशा रही। ज़्यादा मन से ड्यूटी कर रही है पुलिस, क्योंकि उसे एक अपनेपन की भावना ज़्यादा जागृत हुई है। लेकिन ऐसा मुझे मतलब कभी नहीं लगा कि 15-16 घंटे से कम का कार्य रहा हो। तो कार्य तो हमेशा रहा, और कार्य इससे चैलेंजिंग रहा, इससे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, इससे मतलब कठिन समय मतलब क्राइम के फील्ड में हम लोगों ने देखा, तमाम चीज़ें हम लोगों ने देखी। और वो हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी हैं, ये ऐसा कभी नहीं रहा कि पुलिस कभी 8 घंटा काम करती हो। पुलिस हमेशा मतलब 24 घंटा कार्य करती रही। हाँ, एक जो है कि अपने घर न जा पाना, अपने घर न पहुंच पाना, बहुत सारे मतलब ज़िलों में ये स्थिति है जहां पर कि कोरोना संक्रमण एक स्तर के ऊपर जा चुका है। वहाँ पर मेरे अपने साथी ऑफिसर से भी बात करता हूँ तो बताते हैं कि होटल में रुके हैं, गेस्ट हाउस में हैं, 20 दिन से घर नहीं गए, 1 महीने से घर नहीं गए। तो ये सुनने में थोड़ा पीड़ादायक भी होता है, लेकिन साथ ही साथ एक हिम्मत देता है कि अगर वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसके अंदर कितनी हिम्मत है। अगर हमें गोरखपुर में ईश्वर न करे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो हमें भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो एक प्रकार का संबल भी हमें प्राप्त होता है, और सिर्फ हमें नहीं, उस व्यक्ति को, उस विभाग को से बहुत लोगों को सीखने को मिलता है और बहुत लोगों को हिम्मत मिलती है। घर की तो चिंता रहती ही है। हम घर जाते हैं, अभी यहाँ बैठे हैं, सुबह का निकले हैं, 6-7 बजे हम लोग निकल जाते हैं, फिर पहले लॉकडाउन का पालन कराते हैं, फिर ऐसे तमाम काम चलते रहते हैं मल्टीपल फील्ड्स में। इसके साथ साथ मीडिया सेल, साइबर सेल के तमाम चीज़ें, र्यूमर्स, तमाम चीज़ों का ध्यान देना। जब रात में घर पहुँचते हैं तो एक बार को तो लगता है कि हम मतलब कितना सुरक्षित हैं। अपनों की तो चिंता किसे नहीं रहती जी, अपनों की चिंता तो सबको रहती है। सब सोचते हैं आखिर व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसमें एक अंश तो अपने ठीक परिवार के विषय में सोचता ही है। देश के बारे में, समाज के बारे में, वर्दी के बारे में, सब कुछ के बाद भी ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा अंश परिवार के लिए ज़रूर रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये एक थोड़ा सा मतलब कठिन समय तो है ही, लेकिन उसके लिए हम लोग प्रॉपर ध्यान देते हैं। जैसे उन चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉपर मतलब प्रोटोकॉल बताए गए हैं, घर पहुंचने के बाद क्या करना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, हाथ मुंह धोना है, स्नान करना है, वर्दी को कहाँ रखना है, किस प्रकार से एक अलग पार्टीशन हमारा चैम्बर क्या होगा, हम कहाँ से कार्य करेंगे, तो इस चीज़ों का बहुत ही प्रॉपर हम ध्यान देते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि केवल दो स्तर होते हैं ध्यान देने के। एक तो हम कम्युनिटी लेवल पे ध्यान दें, कम्युनिटी लेवल पे ध्यान दें, और दूसरा हम इंडिविजुअल लेवल पे ध्यान दें। ये मतलब दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरत है। तो कम्युनिटी लेवल पे ध्यान देने के लिए जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसका कि हम एक दूसरे को बताते हैं, करते हैं। जिस अनुशासन का परिचय 95% हमारे ज़रूरतमंद लोग आज भी घरों में रहकर दे रहे हैं, वो एक प्रकार का कम्युनिटी अवेयरनेस और एक प्रकार का मैसेज ही बाकी लोगों को दे रहे हैं कि देखिए हम घर में इस विपरीत परिस्थिति में भी हैं। तो कम्युनिटी लेवल जो हमारी जागरूकता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके साथ ही साथ इंडिविजुअल लेवल पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उस चीज़ का भी लोग अगर ध्यान दें तो हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से हमारे मतलब वैज्ञानिक और हमारे ठीक साइंटिस्ट और ये तमाम मतलब कि विश्व में ये तमाम एजेंसियां मतलब युद्ध स्तर पे लगी हैं जी, तो कोई ना कोई दवा, इलाज, वैक्सीन और इसका प्रोसेस ज़रूर आएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना कि ये मेरा मानना है कि हमें आपको मिलकर सिर्फ अपने को सुरक्षित रखने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि हम अपने अगल बगल घर वालों को, जो भी वहाँ रहने वाले हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरतों को देखें। अगर हम उनकी ज़रूरतों को मतलब ये पूरा कर पा रहे हैं तो वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, वो लॉकडाउन को तोड़ेंगे नहीं, वो अनुशासित होकर घर में रहेंगे। और इसके साथ ही साथ एक मानवीय संवेदना हमारी ज़िंदा रहेगी जी, और एक एहसास बना रहेगा कि इस तो मानव है तो मानव जिंदा होना चाहिए।
तो वही जो मैं ज़िंदा होने वाली फीलिंग है, अभी तक तो पूरे भारतवर्ष ने ये फीलिंग रही है, हमेशा सदियों से रही है। इसीलिए लोग कहते थे कि सब गए लेकिन आज भी हम हैं, और वही फीलिंग है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोग अनुशासित होकर एक दूसरे की मदद करके एक साथ खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही हम इस महामारी से उबर पाएंगे। सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।